टॉपिक है कैपेसिटेशन। ठीक है, अगर हम कैपेसिटेशन की बात करते हैं ना, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो सेकंड स्टेप होता है ना, वो है कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन होता है क्या डियर फ्रेंड्स? वो तमाम चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस या और चेंजेस, कोई भी चेंज जो स्पर्म को कॉम्पिटेंट करती है कि वो जाके एग सेल को फर्टिलाइज कर दे, उसको क्या नाम दे देंगे? कैपेसिटेशन। तो आप सिंपल सा लिख लें, सेट ऑफ चेंजेस डैट जो के कॉम्पिटेंट कर देगा, डैट competent the sperm to fertilize egg। हम उस डियर फ्रेंड्स इसको क्या नाम दे देंगे? हम कहेंगे इट इज नोन एज अ कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स को देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम कैपेसिटेशन की बात करते हैं ना, तो आपको एक चीज याद रखनी है। देखें, जो न्यूली एजैकुलेटेड स्पर्म्स होते हैं ना, वो असल में एक्रोसोमल रिएक्शन देने के काबिल नहीं होते। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म है वो रिलीज हुआ वजाइना के अंदर, ये उसी वक्त जाके जो एग की जेली लेयर है ना, जहां पर एक्रोसोमल रिएक्शंस होंगे, ये उस रिएक्शन को कंटिन्यू करने के काबिल नहीं होते। यानी कि अगर स्पर्म रिलीज होता है तो उसे सबसे पहले इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब वो इस प्रोसेस से गुजर जाएगा, कॉम्पिटेंट हो जाएगा, कैपेसिटेट हो जाएगा, फिर ही वो जाके एक्रोसोमल रिएक्शन देगा, फिर ही फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर है पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पर्म पहले रिलीज हो चुके होते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं, वो कैपेसिटेट हो जाते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू उन स्पर्म्स के जो बाद में या न्यूली इजैकुलेटेड होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था। अब वो हाइपोथेसिस क्या था? वो हाइपोथेसिस असल में ये था कि जो कैपेसिटेशन होती है डियर फ्रेंड्स, वो एक ऐसा इवेंट होती है जो असल में एक ब्रीफ विंडो है। ठीक है, इट इज अ ब्रीफ विंडो ऑफ कॉम्पिटेंस इन विच एग सेल इज सक्सेसफुली फर्टिलाइज्ड। यानी कि ये टोटल लाइन है ना, इस टोटल लाइन में से आपने 2 से 3 लफ्ज याद रख लें। ये असल में डियर फ्रेंड्स इट इज सेड बाय द एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? दैट्स नेम इज एसन बैच इन 1995। इन्होंने डियर फ्रेंड्स क्या कहा था? इन्होंने कैपेसिटेशन से ना रिलेटेड एक लाइन लिखी है, और ये बड़ी फेमस लाइन है, एक बड़ा फेमस सा हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा था कि जो कैपेसिटेशन होता है ना, ये ट्रांसिएंट इवेंट है। कैपेसिटेशन is a transient event। तो आपको पहला पॉइंट ये याद रख लें कि ये ट्रांसेंट इवेंट इन्होंने कहा था। और दूसरी बात डियर फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था कि इट इज अ ब्रीफ विंडो। ये क्या है? ब्रीफ विंडो है, जिसमें that enables egg cell for सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये एग सेल को सक्सेसफुली फर्टिलाइज करने के लिए ये क्या है? एक ब्रीफ विंडो होती है, एक ब्रीफ सा पीरियड है, ब्रीफ सा इवेंट होता है जो कि एग सेल को कैपेसिटेट कर देगा। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये आपको हाइपोथेसिस भी इनका याद रख लेना है, यानी कि पेपर में जब लिखना है तो पॉइंट ये आपके काम आएगा। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक? ओके, अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की। कैपेसिटेशन के किस मैकेनिज्म की बात करेंगे? मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की। डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर पहले मैकेनिज्म की बात करना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के अंदर अगर हम पहले स्टेप की बात करते हैं, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर एक जो पहला स्टेप आएगा वो आएगा हमारे पास रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी कि जो स्पर्म सेल होता है ना डियर फ्रेंड्स, वो जो स्पर्म सेल होगा, उस स्पर्म सेल का ऊपर वाला जो रीजन होता है, हेड वाला जो रीजन होगा, उस हेड वाले रीजन के ऊपर क्या चीज़ पाया जाता है डियर फ्रेंड्स? कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा। तो हमें असल में क्या करना है कि जो स्पर्म है ना, स्पर्म की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करने के लिए, चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? वो जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उस पर मौजूद कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देंगे। और ये जो काम होगा ये असल में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का होगा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होगी। पॉइंट क्लियर है? मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो कोलेस्ट्रॉल जो कि कहां पर मौजूद है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल
प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। उसको रिमूव कौन करेगा? उसको डियर फ्रेंड्स रिमूव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन करेगी? एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसको क्या कर देगी? रिमूव कर देगी। और ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलेगी कहाँ से? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? ओके, ये हो गया हमारा पहला स्टेप, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स होगा क्या कि जब ये रिमूव हो जाएगा ना, इसके रिमूव होने से स्पर्म की जो प्रोटीन्स होंगी वो एक्सपोज हो जाएंगी। प्रोटीन्स ऑफ स्पर्म्स जो होंगी एक्सपोज हो जाएंगी। एक्सपोज टू अटैच टू जोना पिलोसिडा। यानी कि जो एग होगा, एग के साथ जाके अटैच होने के क्या हो जाएगी? काबिल हो जाएगी। ये आ गई पहली मॉलिक्यूलर चेंज। अब हम बात करते हैं सेकंड चेंज के बारे में। सेकंड चेंज होगी डियर फ्रेंड्स रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। रिमूवल ऑफ प्रोटीन, ऊपर किसकी बात की? कोलेस्ट्रॉल की। अब हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स चंद प्रोटीन्स को रिमूव किया जाएगा, हर एक प्रोटीन को नहीं, क्योंकि जो प्रोटीन है उसका एक रोल तो हमने देख लिया ऊपर कि वो ज़ीनोपिलोसिडा के साथ अटैच होने में हेल्प कर रही है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती। अब उन इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को क्या करना होता है? हमें रिमूव करवाना होता है। अब वो रिमूव कैसे करवाना है वो हम देख लेते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। अब असल में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ये जो पार्टिकुलर, आपने कहना है कि हर एक की नहीं, पार्टिकुलर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये डियर फ्रेंड्स इस कैपेसिटेशन के प्रोसेस में क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स लॉस ड्यूरिंग कैपेसिटेशन के प्रोसेस में क्या हो गए? लॉस हो गई। और ये डियर फ्रेंड्स ये पॉसिबल करता है कि ये जो कंपाउंड होता है ना, ये कंपाउंड असल में लॉस क्यों किए जाते हैं? क्योंकि डियर फ्रेंड्स ये असल में ना जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। यानी कि जो अटैचमेंट का प्रोसेस है ज़ोनोपिलोसिडा के साथ, ये उस प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं? ब्लॉक कर रहे होते हैं। या फिर आप ये कह लें कि ये जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं ना, रिकॉग्निशन साइट जो होंगी, ये उनको क्या कर रहे होते हैं? ब्लॉक कर रहे होते हैं। इसी वजह से इनका जो रिमूव होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेट्स वाई इनको क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा, ताकि जो बाकी प्रोटीन्स हैं वो ज़ोना पिलोसिडा के साथ जाके अटैच हो सकें। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। डियर फ्रेंड्स, स्टेप नेम इज अल्ट्रेशन इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। स्पर्म की जो मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होगा उसके अंदर क्या की जाएगी? अब चेंजेस की जाएंगी। मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस। डियर फ्रेंड्स, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस कैसे आएंगी वो आप देख लें जरा यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही डियर फ्रेंड्स ये ऊपर सारा अटैचमेंट सेपरेट हुई, कोलेस्ट्रॉल अलग हो गया, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट स्पर्म की सरफेस से अलग हुए। इनके स्पर्म के अलग होते ही क्या होगा कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक प्रोसेस होगा जिसके नतीजे में जो पोटाशियम के आयंस होंगे, पोटाशियम के आयन अंदर वाली साइड से ना बाहर वाली साइड पर मूव कर जाएंगे। कौन सी आयंस? आपने कहना है कि आपके पास जो पोटाशियम आयन होंगे के पॉजिटिव जो होंगे वो इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर जाएंगे। जैसे ही ये बाहर मूव करेंगे डियर फ्रेंड्स, इनके बाहर मूव करने के फौरन बाद क्या होगा कि जो कैल्शियम के आयंस होंगे, या फिर अगर हम डियर फ्रेंड्स बाइकार्बोनेट आयंस की बात करें, अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं या फिर बाइकार्बोनेट आयन की बात कर लेते हैं, NaHCO3 इसकी बात कर लेते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये जो होंगे बाइकार्बोनेट, ये कहाँ पर मूव कराएंगे? ये दोनों अंदर के जाने मूव करेंगे। इन दोनों के अंदर की तरफ मूव करने की वजह से जो स्पर्म होगा ना, तो पहली बात बेटा उसके ऊपर जो चार्ज होगा ना स्पर्म के ऊपर, वो कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। आपने कहना है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ चुका है? नेगेटिव आ चुका है, इनकी इनसाइड मूवमेंट की वजह से। अब इनकी इनसाइड मूवमेंट की वजह से डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा? एडिनालेट साइक्लेज मौजूद होगा मेम्ब्रेन के अंदर। ये जो एडिनालेट साइक्लेज है ना, ये क्या करेगा डियर फ्रेंड्स? एडिनालेट साइक्लेज क्या करेगा डियर फ्रेंड्स? असल में ये एक्टिवेट कर देगा एक ये केमिकल मैसेंजर बनाएगा, हम उसको नाम दे देंगे साइक्लिक AMP। यानी कि हमारे पास जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा ना, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को किस में चेंज कर देगा?
एक केमिकल मैसेंजर में चेंज कर देगा, और वो जो केमिकल मैसेंजर होगा हम उसको क्या नाम दे देंगे, CAMP का नाम दे देंगे, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफास्फेट साइक्लिक, किसने किया, एडिनालेट साइक्लेज ने इसको चेंज कर दिया। अब ये हमारे पास डियर फ्रेंड्स जो CAMP है, ठीक है, ये CAMP क्या करेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये निकलने के बाद जाएगा प्रोटीन काइनेज के पास, किसके पास जाएगा, प्रोटीन काइनेज के पास जाएगा, काइनेज फैमिली जो है उसके पास पहुंच जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये जो प्रोटीन काइनेज होगा, प्रोटीन काइनेज असल में फास्फोराइलेशन करेगा। ये क्या करेगा, ये फास्फोराइलेशन करेगा, यानी कि आप यहाँ तक ये समझ लें कि ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज करने में इन्वॉल्व है ना, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो आपने समझना है कि ये सारा जो प्रोसेस हमने देख लिया है ना, ये किस तरह से उसका जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने के बाद ये आपके पास CAMP बना, CAMP देन किस में इन्वॉल्व होगा, आपने कहना है कि जो एक्रोसोमल रिएक्शन है ना उसको कंटिन्यू करवाने के लिए या स्टार्ट करवाने के लिए इसका जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा मेन रोल प्ले होगा, यहाँ पे इसका रोल प्ले रहने वाला है। क्लियर होगा पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद एक आखिरी पॉइंट की, और वो आखिरी पॉइंट जो है हमारे पास दैट इज़ अ प्रोटीन फास्फोराइलेशन। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास प्रोटीन काइनेज बन गई ना, ये प्रोटीन काइनेज जो कि CAMP से बनी है, यही इस प्रोसेस के अंदर क्या होने वाली है, इन्वॉल्व होने वाली है आखिरी प्रोसेस के अंदर। अब हम यहाँ पर आखिरी प्रोसेस का जिक्र करेंगे, वो है हमारे पास प्रोटीन फास्फोराइलेशन। डियर फ्रेंड्स अगर हम प्रोटीन फास्फोराइलेशन की बात करते हैं तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटीन काइनेज है ना उसकी वजह से दो हीट शॉक प्रोटीन्स आएंगी, टू हीट शॉक प्रोटीन्स आएंगी। और ये जो टू हीट शॉक प्रोटीन्स होंगी ना, ये क्या करेंगी, ये माइग्रेट कर जाएंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द स्पर्म। टू हीट शॉक प्रोटीन्स डैट माइग्रेट, जो कि माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट टू सरफेस ऑफ स्पर्म के सरफेस की तरफ डियर फ्रेंड्स ये क्या करके माइग्रेट करके। अब जैसे ये स्पर्म के सरफेस की तरफ यानी कि हेड की तरफ माइग्रेट करेंगे तो ये वहां पे जाके क्या हो जाएंगे, फास्फोरिलेट हो जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि ये जो प्रोसेस होगा ये असल में एसेंशियल रोल प्ले करता है रिसेप्टर साइट्स पे, तो जाके वो जाके कहाँ पर अटैच हो जाए, जूना पेलोसिडा के ऊपर जाके क्या हो जाए, अटैच हो जाए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये समझा जाता है कि जैसे ये जाके वहाँ पर फास्फोरिलेट हो जाएंगे, वो असल में जो अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट के अंदर जोना पेलोसिडा के साथ क्या करेगा, मेन रोल प्ले करेगा। और डियर फ्रेंड्स जब अटैचमेंट हो जाएगी और उसके बाद आपको पता ही है कि क्या होगा, जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होगी वो स्पर्म के सेल मेम्ब्रेन से मिलेगी, देन एक्रोसोमल रिएक्शन होंगे तो मजीद अगेन जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा जो सेकंड एक पॉइंट था इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कैपेसिटेशन का, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स इसी से आगे इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूरेशन इनकैपेसिटेशन। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ ड्यूरेशन इनकैपेसिटेशन। अब हम इसको रिमूव करते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर किसी ने नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लें। ऑफ ड्यूरेशन इनकैपेसिटेशन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं ना, ह्यूमन स्पर्म की, तो जो ह्यूमन स्पर्म्स होते हैं ना वो भी एम्प्यूलरी जो रीजन है, एम्प्यूला है, वहां तक पहुंच जाते हैं तकरीबन 30 मिनट के अंदर। ह्यूमन स्पर्म जो होंगे वो भी 30 मिनट के अंदर किस रीजन तक पहुंच जाएंगे, जो एम्प्यूला रीजन होगा वहां तक रीच कर जाते हैं। क्यों रीच करते हैं उसके रीजन पढ़ लेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट जिनका नेम था विलकॉक्स और उनके जो कोलीग्स से, साथी से, उन्होंने 1995 के अंदर उन्होंने कहा कि जितनी भी ह्यूमन के अंदर प्रेगनेंसीज होती हैं ना, वो किसका नतीजा होती है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स का नतीजा होती हैं 6 days आफ्टर द ओव्यूलेशन। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि फर्ज करें कि एक जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा है वो आप इमेजिन कर लें कि वो हो रहा है तकरीबन ओव्यूलेशन 21 तारीख को, ओव्यूलेशन फर्ज करें कि किस डेट को हो रही है, यानी कि रिलीज ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी टू द ओविडक्ट वो किस डेट को हो रही है, फर्ज करना है बस 21 को हो रही है। अब 21 को हुई ओव्यूलेशन, अब 21 से आगे आपने 6 days काउंट कर लें, 6 days यानी कि 6 दिन के अंदर अगर तो फर्टिलाइजेशन होती है, तो यानी कि अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी तो वो कितने दिनों में होगी, वो अगले 6 दिनों में हो जाएगी, लेकिन इसके बाद नहीं होगी। ये किनका कहना था, ये इनका कहना है कि विलकॉक्स और उनके जो कलीग्स हैं उन्होंने पता लगाया कि ह्यूमन में जितनी भी प्रेगनेंसीज होती हैं वो सारी की सारी जो प्रेगनेंसीज होगी वो ओव्यूलेशन के प्रोसेस के 6 दिन के बाद, एग के रिलीज होने के 6 दिन के बाद तक वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और जितनी भी प्रेगनेंसीज हैं वो इसी ड्यूरेशन में क्या होती हैं, पॉसिबल होती हैं। और इन्होंने कुछ नहीं कहा था। क्लियर होगी बात, यानी कि जो स्पर्म होगा डियर फ्रेंड्स
इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो स्पर्म होगा, स्पर्म को इस ओविडक्ट तक रीच करने के लिए स्पर्म हैव टू कंप्लीट इट्स जर्नी, टू कंप्लीट इट्स जर्नी विद इन 6 डेज। सिर्फ 6 दिन के अंदर क्या करनी पड़ेगी, इसको अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी जर्नी। देन ही क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं रहने वाला। डियर फ्रेंड्स, हमने पीछे बात की थी कि जैसे ही स्पर्म्स एम्प्यूलरी रीजन में आते हैं वहां पर आते ही स्लो डाउन हो जाते हैं। अब वो स्लो डाउन होने की रीजन क्या है वो हम जरा देख लेते हैं। स्लो डाउन, स्लोइंग ऑफ क्रोमोसोम। डियर फ्रेंड्स, क्रोमोसोम तो नहीं है यहाँ पर, स्लोइंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म के स्लो होने की हम बात करेंगे, यानी कि कैपेसिटेशन के प्रोसेस में। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था सोरेस 1998 के अंदर, सोरेस और स्मिथ, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा कि नाम लिख लें पहले, स्मिथ एंड सोरेस, SAUREZ, सोरेस, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्पर्म का एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट में इंटर होने से पहले, ठीक है, जो अनकैपेसिटेटेड स्पर्म होता है वो डियर फ्रेंड क्या होता है कि ओविडक्ट की जो मेम्ब्रेन होती है ना, ओविडक्ट की जो सेल में, ओविडक्ट जो है उसके जो मेम्ब्रेन्स पर सेल होते हैं ना, वहां पे जाके ये क्या हो जाता है, नैरो पासेज में जाके क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, अटैच हो जाता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो अनकैपेसिटेटेड स्पर्म है, यानी कि जो भी कैपेसिटेट नहीं हुआ, जिसके अंदर अभी जो प्रीवियस चेंजेस पड़ी हैं वो नहीं आई, तो उस वक्त क्या होता है कि वो जो स्पर्म होगा वो क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, ओविडक्ट की जो वाल है वहां पर जो मौजूद सेल्स होंगे उन सेल्स के साथ जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और ये जो अटैचमेंट होगी ये टेम्पोरेरी तौर पर होगी। अटैचमेंट क्या होगी, टेम्पोरेरी तौर पर रहने वाली है। तो हम पहले इस लाइन को लिख लेते हैं कि बिफोर एंटरिंग एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट, बिफोर इंटर या entering of sperm to ampullary region of oviduct, ओविडक्ट के एम्प्यूलरी रीजन में एंटर होने से पहले की कहानी ये होती है कि हमारे पास बेटा यहाँ पे जो स्पर्म होगा वो जाके कहाँ पे अटैच हो जाएगा, आपने कहना अटैच अटैचिस टू कह लें कि सेल ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ किसकी मेम्ब्रेन, जल्दी से बोलिए, ओविडक्ट की मेम्ब्रेन के साथ डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है पॉइंट, ओके। अब डियर फ्रेंड्स इसके नतीजे में क्या होगा, जैसे ही ये स्पर्म कैपेसिटेट होगा तो ये वहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कि पहले जाके जब अनकैपेसिटेटेड है तो अटैच हो गया, लेकिन जैसे ये कैपेसिटेट होगा ये वहां से क्या हो जाएगा, कैपेसिटेटेड स्पर्म जो होगा वो डियर फ्रेंड क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, डिटैचेस फ्रॉम वाल से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। अब डियर फ्रेंड्स जैसे ही वहां से अटैच होगा, डिटैच होते ही इसकी जो स्पीड होगी ना, हाइपर एक्टिवेशन जो होगी वो कम हो जाएगी। हाइपर एक्टिवेशन कम क्यों हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, इसके पीछे एक स्टोरी है और वो है लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म। अगर तो स्पर्म की लाइफ स्पेन को बढ़ाना है, लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म को अगर आपको इंक्रीज करना है तो डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए, आपको इसकी ये वाला जो प्रोसेस है स्पर्म की जो हाइपर एक्टिवेशन वाला, इसको क्या करना है, स्लो करना है। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो कैपेसिटेशन जो डियर फ्रेंड्स स्लो डाउन हो जाएगी, किस वजह से कैपेसिटेशन स्लो डाउन हो जाएगी, पहली बात कि ये जो बाइंडिंग है, अगर ये जो बाइंडिंग होगी ना मेम्ब्रेन ऑफ ओविडक्ट के साथ ज़्यादा लंबी हो गई, तो इस बाइंडिंग के ज़्यादा लंबी होने की वजह से भी क्या होगा कि हमारे पास आपने कहना है कि जो बाइंडिंग जैसी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो कैपेसिटेशन क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर कैपेसिटेशन स्लो डाउन हो जाती है तो कैपेसिटेशन के स्लो डाउन होने से जो स्पर्म की लाइफ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
पॉइंट क्लियर हुआ। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो अटैच होगा ये ओविडक्ट की मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो गया, क्योंकि ये अनकैपेसिटेटेड है। अगर तो ये डियर फ्रेंड्स ज़्यादा देर के लिए अटैच रहता है तो इसका मतलब ये ज़्यादा देर के लिए अनकैपेसिटेटेड रहेगा। जितनी ज़्यादा देर के लिए अनकैपेसिटेटेड रहेगा या वहाँ पर अटैच रहेगा तो उतनी ज़्यादा इसकी जो स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा इसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगी, इसका जो लाइफ स्पेन है वो उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि मेम्ब्रेन से अटैच हुआ तो स्पीड कम हो गई, स्पीड कम हो गई तो इसका जो लाइफ स्पेन हो गया वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और डियर फ्रेंड्स, ये जो बाइंडिंग होती है ये असल में पॉलीस्पर्मी का जो प्रोसेस होता है ना, दिस बाइंडिंग, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो बाइंडिंग होती है, दिस बाइंडिंग, ये क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये ब्लॉक करती है, ब्लॉक्स पॉलीस्पर्मी। यानी कि एक से ज़्यादा जो स्पर्म है अगर वो जाके एग सेल को फर्टिलाइज कर देते हैं तो हम उसको कंडीशन को नाम देते हैं पॉलीस्पर्मी। तो उस कंडीशन से बचने के लिए जो स्पर्म्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, उसको इस तरह से डील किया जाता है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। दूसरी बात यहाँ पे डियर फ्रेंड्स ये होती है कि जो स्पर्म की लाइफ स्पेन को बढ़ाना और बढ़ाने में जो स्पर्म की स्पीड है उसको स्लो करने का एक फ़ायदा तो ये भी होता है कि अगर ओव्यूलेशन का प्रोसेस अभी नहीं हुआ, ठीक है, ओव्यूलेशन का अगर प्रोसेस थोड़ा लेट है तो ओव्यूलेशन के प्रोसेस के लेट होने से क्या है कि डियर फ्रेंड्स स्पर्म्स को क्या कर दिया जाएगा, स्लो कर दिया जाएगा, ताकि जैसे ही एग सेल रिलीज हो, एग सेल का रिलीज होते ही ये जो स्पर्म सेल हैं ये जाके एग सेल को क्या कर सकें, फर्टिलाइज कर सके। तो होप सो आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरह से ये प्रोसेस जो है ये फ़ायदेमंद होता है। अब डियर फ्रेंड्स एक और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि पॉलीस्पर्मी से मैंने कहा कि ये बचा जाएगा, पॉलीस्पर्मी से बचा जाता है, इसको एक एक्सपेरिमेंटली तौर पर प्रूफ किया गया। तो डियर फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट ये किया गया कि जो काऊ थी ना, काउस के अंदर ओविडक्ट का एक रीजन जिसको हम नाम देते हैं एस्थमस का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एस्थमस जो रीजन होता है जहाँ पे जाके इन्होंने अटैच हो जाना होता है। आपके पास जो स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स में मैंने कहा ना कि ओविडक्ट की मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन के इस हिस्से पे जाके वो अटैच होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स जैसे ही इस हिस्से को ना रिमूव किया जाता है काउस के अंदर तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वहाँ पर बहुत सारे हमें पॉलीस्पर्मी के केसेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं पॉलीस्पर्मी के। यानी कि बहुत सारे स्पर्म्स एट अ टाइम मूव करते हैं। जब वो एट अ टाइम मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जाके एग सेल को तंग करेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, और जब फर्टिलाइज करेंगे तो एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे स्पीशीज के अंदर, तो सब कुछ एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो पॉलीस्पर्मी होती है, पॉलीस्पर्मी से बचने के लिए क्या की जाती है, स्पर्म की स्पीड को स्लो किया जाता है। और दूसरी चीज़, अगर ओव्यूलेशन अभी तक नहीं हुई तो ओव्यूलेशन के प्रोसेस तक रुकने के लिए ये स्पर्म क्या कर दिए जाते हैं, उस एस्थमस या मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर दिए जाएंगे ताकि इनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए, लाइफ स्पेन बढ़ जाए, और डियर फ्रेंड दूसरी चीज़ इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स एक तीसरे स्टेप के बारे में, दैट इज द हाइपर एक्टिवेशन।